जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो आज का ये जो वीडियो है ये हिमाचल प्रदेश पीसीएस के द्वारा जो कि सेट का आयोजन किया जाता है, जैसे नेट के तर्ज पे वो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देखेंगे, ताकि आइडिया आपको लगे कि नेट के एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं या सेट के एग्ज़ाम जो होता है किसी भी स्टेट का उसमें क्या सवाल पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे टीवीसी सेट है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विभिन्न राज्यों के द्वारा अलग अलग नाम से करवाए जाते हैं। बिहार के लिए बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जबकि यूपी के लिए सेट होता है। अन्य स्टेट का भी अपना होता है, वेस्ट बंगाल का भी होता है, और अगर बात कर लेते हो तो उत्तराखंड के लिए भी होता है, मध्य प्रदेश के लिए भी होता है। उसी क्रम में आज हम हिमाचल प्रदेश का पेपर देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे 100 क्वेश्चन हैं, आप इस देखते चलेंगे नीचे। एक चीज़ और आपको बताते चलूँ कि इस नेट का और किसी भी स्टेट के सेट का सिलेबस लगभग 80% मैच करता है, थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस होते हैं। तो उसी क्रम में हम यहाँ शुरू करेंगे। अब देखेंगे प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और टोटल 100 क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। पहला क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 को हुई थी। 1893 को हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी, काशी में। तो आप इसको देखेंगे ऑप्शंस क्या है, कहीं है 1893 सी में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। 2 नंबर कह रहा है कौन सा कथन सही है। खड़ी बोली में संज्ञा शब्दों के साथ वा जुड़ता है, कोई विशेष जरूरी नहीं है। ब्रज की क्रियाओं के व्यंजन द्वित्व का प्रधान या नहीं। अवधि में अवकारांत की प्रवृत्ति है, बिल्कुल नहीं है। भोजपुरी में ने विभक्ति चिन्ह का अभाव है, ये सही है। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नाट्य संधियां है। तो इसका सी हो जाएगा मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर, तमस का कौन सा पात्र कथनी करने में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। तो 4 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कश्मीरी लाल। ये जो पात्र है वो कथनी और करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। 5 नंबर क्वेश्चन, मीरा के निम्नलिखित पंक्तियों में किसमें खुली चुनौती का अभाव है। तो 5 का सही जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ये कन्या छड़े महा की चूड़ियां लिया बजंता ढोल। 6 नंबर क्वेश्चन कहेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते। तो ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैनेंद्र का पहला उपन्यास है। तो 7 का सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा परख, जो कि 1929 में जैनेंद्र के द्वारा लिखा गया था। त्यागपत्र, सुनीता, ये सब उनका ही है। कल्याणी जो है उनका नहीं है, बाकी जो भी है सब इन्हीं का ही है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका आपादान कारक निम्नलिखित में से आपादान कारक का उदाहरण है। तो 8 का सही जवाब भी हो जाएगा, लड़का कुत्ते से डरता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए आपादान से, तो लड़के कुत्ते से डरता है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कार्यभार संभाला था। तो 9 का सही जवाब डी हो जाएगा, 1903 में संभाला था। 1903 से लेकर के 1919 के आसपास तक वो रहे। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा था। तो गंधारी ने कहा था। 11 नंबर क्वेश्चन, महिला अंचल में वर्ग संघर्ष का पक्षधर है। तो 11 का सही जवाब कालीचरण जो है ना वर्ग संघर्ष का पक्षधर है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागमती वियुग खंड में 12 मासा की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो आषाढ़ से हुई है। हंस पत्रिका के अल्पसंख्यकों पर केंद्रित अंक का संपादन किया था। तो हंस पत्रिका के बारे में यदि हम देखेंगे बात करेंगे तो सबसे पहले इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र। एक हंस पत्रिका पुराने समय में थी जो कि बंद हो गई, आगे चल करके फिर उसका पुनर्प्रकाशन जो है राजेंद्र यादव ने प्रारंभ किया था। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से मुक्त साहचर्य का पर्याय है। मुक्त साहचर्य का पर्याय को फैंटेसी कहते हैं। निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। 15, तो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, क्रांतिकारी कवि निराला। ये बच्चन सिंह की पुस्तक है। ये किसकी है? बच्चन सिंह की पुस्तक है। बच्चन सिंह की पुस्तक है।
बाकी सभी किसके हैं? रामविलास शर्मा की पुस्तक हैं। परंपरा का मूल्यांकन हो गया, प्रेमचंद्र एवं उनका युग हो गया, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये सभी किसके हैं? रामविलास शर्मा की पुस्तक हैं। हम हसमत शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण लिखे हैं, तो ये कृष्णा सोबती ने लिखा है। हम हसमत के अंतर्गत संस्मरण लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल तक का ही इतिहास लिखा है? तो ऐसा किया है रामकुमार वर्मा ने। विशिष्टाद्वैत का संबंध किस आचार्य से है? रामानुज से है। रामानुज विशिष्ट आदमी थे। इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर लेंगे तो आपको परमानेंट याद रहेगा। अमीर खुसरो के बाद मुकरे लिखने वाले कवि हैं, तो अमीर खुसरो के बाद मुकरे लिखने का जो कार्य किया था वो किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, आधुनिक काल में लिखा था। 20 नंबर क्वेश्चन की बात है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जमीन पक रही है काव्य कीर्ति के रचनाकार कौन है? तो जमीन पक रही है ये केदारनाथ सिंह की कीर्ति है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपातकाल के दौरान किन साहित्यकारों द्वारा एकाएक व्यवस्था विरोध की जगह व्यवस्था में कुछ लिखने पर ये कहानी यह भी में हैरत प्रकट की गई है? तो इसका रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो रजिया संस्मरण में अभिव्यक्ति नहीं है, तो रजिया संस्मरण में स्त्री के प्रति पुरुष के विकर्षण की अभिव्यक्ति नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है में विस्तृत आलोचना की गई है, तो इसमें भारतीय के आलस्य की विस्तृत आलोचना की गई है। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, महाभोज में लेखिका ने लोकतंत्र के किस स्तंभ के प्रति आशा का भाव व्यक्त किया है? तो इसमें जो भारतीय प्रेस है ना, प्रेस के बारे में आस्था का भाव व्यक्त किया है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका ये तीनों तो उसके अंग है, जबकि चौथा जो प्रेस माना जाता है उसी पर महाभोज में व्यंग किया गया है या आशा का भाव रखा गया है या उसका वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति और चरित्र की गहन संवेदना का अभाव है। तो गैंग्रीन और रोज जो कहानी है ना, ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, तो उसमें भी आपको पढ़ना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई कविता के किस कवि का संबंध गांधीवादी विचारधारा से है? तो नई कविता में गांधीवादी विचारधारा जो है ना भवानी प्रसाद मिश्र की है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट पद रचना कहा गया है? तो रीति को विशिष्ट पद रचना कहा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मन आवेगों का तंत्र है, यह कथन किसका है? तो 28 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स का एक कथन है कि मन आवेगों का तंत्र है, यह किसका कथन है? आई ए रिचर्ड्स का है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद हैं, तो राजभाषा संबंधी अनुच्छेद जो है 343 से शुरू होता है और 351 तक जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मजयी की कथा वस्तु का आधार है, तो आत्मजयी जो है कठोपनिषद है जिसमें यम नचिकेता संवाद जो है उसी के आधार बना करके आत्मजयी की रचना की गई है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कविता क्या है? निबंध के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है, कविता की आयु जो होती है ना नाद सौंदर्य से बढ़ती है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल पान की बेगम में नहीं है। अब देखेंगे क्या कि गृहस्थ प्रेम की अभिव्यक्ति बिल्कुल है। उसके बाद से वात्सल्य का चित्रण, थोड़ा बहुत तो वात्सल्य का चित्रण कह सकते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, तो 32 में क्या है कि वात्सल्य का चित्रण भी है, श्रम के फल के प्रति मोह ये भी है, सामूहिकता के विघटन का दंश इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि विघटन का कहीं कोई बात ही नहीं है, पारिवारिक बिलगाव की कहीं कोई बात ही नहीं है उसमें, तो ये डी इसमें नहीं है। अब हम बात कर लें 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर पहनते थे, फ्रांस की शराब पीते थे, गोदान के उपयुक्त कथन में व्यंग किया गया है। तो 33 का अगर सही जवाब की हम बात कर लेते हैं तो 33 जो है उसका ये खन्ना साहब पर कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रश्मि रथी में इंद्र द्वारा प्रदत्त किस शस्त्र से कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था? तो एक अग्नि था, उस शस्त्र का नाम क्या था? एक अग्नि था। 35 नंबर क्वेश्चन कहेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि विखंडन के लिए जाना जाता है, तो विखंडन के लिए जाना जाता है देरिदा को। दोरिंदा या देरिंदा नाम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे पश्चिमी, उनको इसके लिए जाना जाता है।
36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है। तो दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के प्रथम नाटक के रूप में बहुचर्चित नहुस के लेखक कौन है। तो नहुस जो नाटक है ना, उसके लेखक जो हैं बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। और नहुस नाटक जो है वो 1859 में लिखा गया था। अब हम बात कर लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। और 38 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से यात्रा वृतांत है। तो 38 एक बूंद सहसा उछली जो है वो यात्रा वृतांत है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामांचल से संबंधित उपन्यास है। तो 39 का सही जवाब जो हो जाएगा अलग अलग बैतरणी जो है, ये क्या है, ग्रामांचल से संबंधित उपन्यास है। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित बोली क्षेत्र युग्मों को कौन सा सही है। अब यहाँ से 40 नंबर देखेंगे, 40 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। बुंदेली जो है ना झांसी, जालौन, दतिया और ग्वालियर के आसपास बोली जाती है। ब्रज जो है मथुरा में बोला जाता है, भरतपुर में बोला जाता है, एटा में बोला जाता है, रामपुर वगैरह में नहीं है। कुमाऊनी तो नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, लेकिन पिथौरागढ़ में नहीं बोली जाती है। अवधी जो है बलिया, बाराबंकी वगैरह में बोली जाती है, बाराबंकी में नहीं बोली जाती है। लखनऊ तक कुछ हद तक बोला जाता है, लेकिन लखनऊ में भी पूरा नहीं चलता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सीधों ने चर्या पद की रचना किस भाषा में की है। तो ये अवहट में की है। बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर सागर की रचना का आधार है। तो श्रीमद् भागवत पुराण है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट के निबंध किन पत्रों में प्रकाशित होते थे। तो बालचंद्र भट्ट की जो निबंध हैं वो हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित होते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, आकाशदीप की मूल आधार भूमि है। तो आकाशदीप की कहानी की मूल मन का गहन अंतर्द्वंद है। मूल आधार भूमि जो है ना, मन का गहन अंतर्द्वंद है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तुलसी ने राम के उसी प्रकार प्रिय होने की अभिलाषा की है जिस प्रकार कामी को स्त्री को होती है, कंजूस को धन को होता है, योद्धा को शस्त्र से होता है, पिता को पुत्र से होता है। तो 45 का ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के द्विग जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि का यह युग, पद मसक दंड। राम की शक्ति पूजा में इन पंक्तियों में राम की आंखों से आंसू टपकते देख हनुमान जी ने वहां रखे छत्र दंड को तोड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी धरती में गड़ गए, नहीं, ये भी नहीं हुआ। राम के पैरों को पकड़कर हनुमान कसमसा गए। तो 46 का सी ही सही है, कसमसा गए। हनुमान लक्ष्मण की तरफ क्रोधित हो गए, नहीं, हनुमान तो कभी क्रोधित होते ही नहीं, तो इसका सी जवाब सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। और 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्तन कविता में परिवर्तन के लिए किसका रूपक प्रयुक्त हुआ है। तो ये वासुकी का हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से आलोचक नई समीक्षा से संबंधित नहीं है। तो लुसिया गोल्डमान जो है ना, नई समीक्षा से रिलेटेड नहीं है, जबकि अन्य 3 कवि ये नई समीक्षा से संबंधित हैं। 49 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। तो क्या है, ग्राह्यता है, सुपाठ्यता है, और उसके बाद से क्या है, देखेंगे 49 नंबर क्या है कि क्रमबद्धता भी है, वर्णात्मकता नहीं है, वो क्या है, अक्षरात्मकता है। ठीक है, अक्षरात्मकता है, वर्णात्मकता नहीं है। ठीक है, तो ये अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, इनमें कौन सी ध्वनि तालव्य नहीं है। तो इसमें जो डी है ना, वो तालव्य ध्वनि नहीं है। जैसे यीचु यसानाम तालु, इसमें तालव्य स र। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, शब्दकोशानुसार सही क्रम वाले विकल्प हैं। तो जो डिक्शनरी होता है ना हिंदी वाला, उसमें शब्दों का क्रम कैसे आता है उसी को यहाँ से देखना है। तो अगर 51 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो उसका ये यानी ए और डी सही है, तो ये है, और ये जो डी है ये सही है, बाकी आप आगे देखते रहिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपभ्रंश के विषय में दिए गए कथन
दिए गए कथन की इसमें ली ध्वनि का लोप हो गया है, ये बिल्कुल सही है। इसमें द्विवचन का उपयोग होता रहा, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद से सी कह रहा है कि इसमें व्यंजन का द्वित्वीकरण की प्रवृत्ति घटी है, ये भी ऐसा नहीं है। डी कह रहा है इसमें व्यंजन ध्वनियों के लिए स्वरागम होने लगा, ये भी सही है। तो ए और डी जब सही है तो ए और डी किस में दिया है, ए और डी, तो ए में दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीधो द्वारा प्रणीत दोहा कोश और चर्या गीत की विषय वस्तु है। तो 53 नंबर अब देखेंगे तो इसका ए और बी सही हो जाएगा। दोहों में मतों का खंडन मंडन किया गया है, ये भी सही है। चर्या पदों में अनुभूति और रहस्य भावना की प्रधानता है, ये भी सही है। सी और डी क्या है, गलत है। अब हम बात कर लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, और 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे रीतिकाल के आखिरी दौर में लिखी गई बहुत सी कविताओं में है। 54 का ए बी सी डी देखेंगे। भारत के पांव पसारते अंग्रेजों को लेकर चिंता, इतिहास सम्मत प्रमाणिक वर्णन, घोर श्रृंगारिता, वर्ण जाति का विरोध। तो रीतिकाल में देखेंगे तो रीतिकाल में घोर श्रृंगारिता तो बिल्कुल है, सी तो है ये नो डाउट। उसके बाद से आगे देखेंगे भारत में पांव पसारते अंग्रेजों को लेकर फिर थोड़ी चिंता की भी बात है। तो ये और सी इतिहास सम्मत प्रमाणिक वर्णन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें तो जो भी कवि हैं उनके द्वारा अपने राजा जो हैं जिन पे वो आश्रय रहते थे उनका तो इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि इतिहास सम्मत तो कुछ दिखता ही नहीं है। वर्ण जाति से उनको कोई उतना विशेष लगाव भी नहीं है। तो इसमें घोर श्रृंगारिता और भारत में पांव पसारते अंग्रेजों को लेकर थोड़ी बहुत चिंता मिलती है। तो ए और सी इसका सही जवाब होगा। और ए और सी किस में दिया है, ए और सी के लिए कोई प्रॉपर ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका ए और बी सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें ऐसा सी कर लेते हैं। बात कर लेते हैं 54 के बाद से 55 कह रहा है कि भारतीय युगीन कविता की विशेषताएं है। तो 55 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बी सी डी। तो बी क्या, आधुनिकता, सी राष्ट्रीयता, और डी सामाजिक चेतना। बात सही है, ये सभी भारतीय युगीन कविता में दिखती हैं। आधुनिकता भी है, राष्ट्रीयता भी है, सामाजिक चेतना भी है। 56 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे साहित्य की गद्य विद्याओं के संदर्भ में सही कथन है। तो अब इसको देखते हैं। तो इसमें जो है ना कह रहा है कि तूफानों के बीच बंगाल के अकाल से संबंधित रिपोर्टाज है, बिल्कुल सच है। और तूफानों के बीच जो है ना वो निराला की साहित्य साधना के जीवन भाग पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये बात सही है, लेकिन आपको साहित्य अकादमी मिला था, ज्ञानपीठ नहीं मिला था, तो ये भी गलत है। कितनी नावों में कितनी बार, ये जो है ये आपका अज्ञेय का यात्रा वृतांत है, नहीं ये भी गलत है क्योंकि ये कविता संग्रह है, ठीक है, यात्रा वृतांत नहीं है। अपनी खबर जो है ना पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, ये सही है, ये 1960 में लिखी गई थी, तो ये सही है। और क्या है, ए और सी सही है। तो ए और सी कहाँ दिया गया है, ए और सी सॉरी ए और डी किधर है, ए और डी में सही है। अब बात कर लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, और 57 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे निम्नलिखित में सही कथन है। सही कथन है सी हो जाएगा, ए और सी। नंद दुलारी वाजपेयी छायावादी कविता के प्रमुख आलोचक हैं, ये भी सही है। रामविलास शर्मा नई कविता को अस्तित्ववादी प्रभाव से मुक्त मानते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और नेमित चंद्र जैन हिंदी नाटक के समर्थ आलोचक हैं, नेमित चंद्र जैन तो आलोचक ही हैं, ये भी सही है। विजय देव नारायण शाही जायसी के काव्यों को दोयम दर्जे का मानते हैं, नहीं, विजय देव नारायण शाही जो है ना जायसी के काव्यों को अव्वल दर्जे का मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपका ये भी गलत है। तो ए और सी सही है किसमें, सी में, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, और 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन है। किसी पद का केवल पाद पूर्ति मात्र के लिए प्रयुक्त होना ग्रामत्य दोष है। किसी पद की परुष वर्णता का होना श्रुति कटुत्व दोष है। 58 नंबर अगर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और किसी पद का व्याकरण का नियम विरुद्ध होना च्युत संस्कृति दोष है। और डी कह रहा है किसी पद का विलंब से आने का अर्थ प्रकट करना निरर्थक दोष है, नहीं निरर्थक दोष नहीं होता है, ये भी गलत है। बी और सी सही है, तो बी और सी डी में मिल रहे हैं, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हीन भय जलमीन अधीन कहाँ कछु मो अकुलानी समाने, नीर स्नेही को लाय कलंक निराश हवे कायर त्यागत प्राणे, प्रीति की रीति सु क्या समझूं जड़, मीत के पानी परे को प्रमाणे, या मनु की जू दास घनानंद जीव को जीवनी जान ही जाने।
इस छंद का भावार्थ यह है कि 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी सही है, आप देख लीजिएगा ए और बी सही है, बाकी सी और डी इसमें सही नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली गीत का भाव है। ऑप्शन ए, स्त्री धनुषी सपनों में खोई रहती है, स्त्री अपने आंसुओं का सृजन करती है, स्त्री में नश्वरता का बोध अधिक होता है, स्त्री को उसके प्रदेय का श्रेय नहीं मिलता रहा है। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब बी हो जाएगा, बी और सी। तो बी और सी देख लेते हैं। स्त्री अपने आंसुओं से सृजन करती है, स्त्री में नश्वरता का बोध अधिक होता है। तो बी और सी दोनों सही हैं, जबकि ए और डी गलत हैं। अब बात कर लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, और 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राग दरबारी के विषय में कहा जा सकता है कि यह नेहरू युग के अंत में मोह भंग वाले वातावरण में की रचना है। इसमें शिवपालगंज के चरित्रों की शाब्दिक फोटोग्राफी है। इसमें भूमि समस्या को गहराई से उठाया गया है। इसके संवाद जीवंत एवं नाट्य धर्मी है। तो 61 नंबर जो है इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी डी, ए बी और डी। बात कर लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, और 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिता कहानी के पिता की विशेषताएं हैं। पिता किसी आधुनिक सुविधा को स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल सही है। पिता को अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है, तो गलत बात है। पिता नई पीढ़ी के प्रति आश्वस्त हैं, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे 62 नंबर, आश्वस्त हैं नई पीढ़ी के प्रति, नहीं, नई पीढ़ी के प्रति वो आश्वस्त नहीं है, हल्के उनको थोड़ा सा एतराज है, क्योंकि नई पीढ़ी जो है कई मामलों में खर्चीला ज़्यादा है। तो आप देखेंगे 1 मिनट 62, और फिर क्या है, पिता को नई पीढ़ी के प्रति आसक्ति तो बिल्कुल है नहीं। अतीत के प्रति पिता की आसक्ति है, ये बिल्कुल सही है। ए और डी, ए और डी सी में सही है। तो 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। देखेंगे 63 नंबर, आधे अधूरे के संदर्भ में दिए गए कथन है कि आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया नाटक है कि यह स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, बिल्कुल सही है। यह अपर्याप्त रंग निर्देशों वाली नाट्य कृति नहीं है, गलत है। सी कह रहा है कि इसमें सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है, ये भी सही है। इसमें पारिवारिक तनाव के पीछे सावित्री की बहुमुखी और अनंत अपेक्षाएं हैं, ये भी सही है। तो ए सी डी जिसमें सही हो, ए सी डी, ए सी डी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध अथवा भाषण में विदेशी लोगों की प्रगति के कारण लूट खसोट को माना गया है। तो 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि अंग्रेजों की सांस्कृतिक हीनता को उजागर किया गया है, उसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। परंपरा के प्रति विवेकपूर्ण रवैया अपनाने का आग्रह किया गया है, समय प्रबंधन का महत्व को समझाया गया, बिल्कुल यही सी डी है। क्योंकि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें अंग्रेजों की विशेष बात पे आलोचना नहीं की गई है और विदेशी लोगों के कारण लूट खसोट को नहीं माना गया है। उसमें अपने दोष पर और अपना कैसे विचार करें, कैसे चीज़ों को सुधार करें ताकि हम उन्नति करें, विकास करें और विकसित देशों के साथ खड़े हों, उस पर चिंतन किया गया है, विचार किया गया है। तो आप ये दो इसमें का सही जवाब है, तो सी और डी इसके सही जवाब हो जाएंगे। बात कर लेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, और 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दलित विमर्श की विशेषता नहीं है कि वह, 65 नंबर देखेंगे आप, 65 नंबर कह रहा है कि दलित गैर दलित लेखकों की रचनाओं का दलित पुनर्पाठ करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसे दलित विमर्श के लेखक हुए जो अपनी खुद के विचार को लिखें, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़े है कि गैर दलित लेखकों की रचनाओं को पुनर्पाठ करता है, ऐसा भी नहीं है। फिर कह रहा है कि बौद्ध धर्म और दर्शन को एकमत से अपना अनिवार्य घटक मानता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। और क्या करा, दलित साहित्य का परंपरा का संबंध कोई नहीं मानता है, संबंध कोई नहीं मानता है। तो अब देखेंगे ये सी जो है ना, ये मुझे सही लग रहा है। और उसके बाद सॉरी बी भी सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म दर्शन को एक मत से अपना अनिवार्य घटक मानता है दलित जो है विमर्श वो, और वामपंथ की वर्ग अवधारणा का प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो बी और सी जो है ना वो सही जवाब है इसके, इसलिए इसका जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, और 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में किस किस शब्द कोशानुकार आकार आदि क्रम से है। तो 66 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। बात कर लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, और 67 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य ग्रंथों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है। एक बार देख लेंगे। तो मृगावती जो है ना 1503 में लिखा गया कुतुबन के द्वारा। अगर मधुमालती की हम बात कर लेते हैं तो सॉरी, हम मृगावती 1503 में लिखा गया। अगर मधुमालती की बात कर लेते हैं तो ये मंझन के द्वारा लिखा गया था, जो कि 1545 में लिखा गया था।
अगर हम पद्मावत की बात कर लेते हैं तो ये 1540 में जायसी के द्वारा लिखा गया था। चित्रावली की अगर बात कर लेते हैं तो 1613 में लिखा गया था। अगर इस हिसाब से हम क्रम देखेंगे तो सबसे पहले तो मृगावती होगा, तो मृगावती यहाँ भी है और मृगावती यहाँ भी है। उसके बाद से देखेंगे पद्मावत, उसके बाद से मृगावती और कहीं नहीं है ना। 1503, 1545, 1603, चित्रावली सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ये सही जवाब ये होगा। तो यहाँ पे कई जगह 50 भी देता है, तो पद्मावत 50 हो जाएगा। फिर ये हमारा ये सही हो गया, यानी कि 67 का ये। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, देखेंगे अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। आप यहाँ से देखेंगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताएं। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा बी, मुझे चांद चाहिए। ये 1993 में लिखा गया था सुरेंद्र वर्मा के द्वारा। चितकोबरा की अगर बात कर लेते हैं तो चितकोबरा जो है, चितकोबरा अभी रुकते हैं, कठगुलाब जो है ये लिखा गया था आपको मृदुला गर्ग के द्वारा 1996 में। इस तरह से आवाज़ जो लिखा गया था 1999 में लिखा गया था चित्रा मुगदल के द्वारा। लेकिन इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नाटकों के प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम है। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में ही क्वेश्चन है। 69 का डी सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि सिंदूर की होली 1934 में लिखा गया था, 1934 में लिखा गया था। यहाँ से देखते हैं 1934 में लिखा गया था। अंधा युग 1955 में लिखा गया था। आगरा बाजार भी 1954-55 में लिखा गया था। और जो बकरी नाटक है 1975 में लिखा गया था। अब हम बात कर लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रस निष्पत्ति संबंधी मतों का सही ऐतिहासिक क्रम है। तो 70 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 71 नंबर क्वेश्चन मार्क्सवाद के निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचारकों का सही ऐतिहासिक क्रम है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे कामायनी में सर्गों का सही क्रम है। तो सी चिंता आशा श्रद्धा काम वासना ऐसा है करके, वो इसका एक ट्रिक भी है। ट्रिक मैं आगे जब नेट वाला पढ़ाऊंगा तो उसमें लिख दूँ, बता दूंगा। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे नख सिख में किस विकल्प में पद्मावत के खंडों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम जो है सबसे पहले सिंहल द्वीप करके है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। और 74 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही क्रम है। ये यूजीसी नेट के सेम ही सवाल है। तो इसमें देखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी जो है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक बी, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अभी एक टोकरी भर मिट्टी की अगर बात कर लेते हैं तो ये 1907 में लिखा गया था, जबकि दुलाई वाले ये 1903 या 1901 के आसपास लिखा गया था। दुलाई वाला 1907 में लिखा गया था। उसके बाद से बात कर लेंगे कानों में कंगना 1913 में लिखा गया था, जबकि उसने कहा था 1915 में लिखा गया था। तो इसका सही क्रम बी हो जाएगा। बात कर लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। और 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उनका क्रम लगाना है। तो ये क्रम देखेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम शुरू करते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 1969 में लिखा गया था। 1969 में एक कहानी यह भी 2007 में लिखा गया था। अगर मुर्दैया की बात करें तो 2010 में लिखा गया था। आप हुदरी जो है 2015 में रमणिका गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। अब ये क्या है ना कि ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस में है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कविता क्या है, निबंध के आधार पर काव्य कृतियों और उनसे संबंधित कवियों को सम्मिलित कीजिए। तो अगर हम बात कर लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब हम बात कर लेंगे 77 नंबर क्वेश्चन। और 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे अंधेरे में कविता के संदर्भ में सही उपमेय उपमान को सुमेलित कीजिए। तो 77 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब यहाँ से हम डी को देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या है। बाकी आप मिलाते रहिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में निकल रहे हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अगर 78 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप देखेंगे 78 का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से रामचंद्र शुक्ल के वक्तव्यों को संबंधित कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये प्रेमोन्नतमक कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। ये बात आलम के लिए कहा गया है। तो एक का ए।
ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये बात इन्होंने घनानंद के लिए कहा है। तो पहला का ये, दूसरा का बी का दूसरा, देखेंगे किसमें है, पहला का ये, बी का दूसरा। तो पहला का ये, बी का दूसरा, दो तीन तीन में है, इसमें नहीं है तो ये कट जाएगा। बाकी अगला देखते हैं। अगला क्या है, सी ऑप्शन देखेंगे, प्रेम के पीर की व्यंजना भी इनके बड़े मर्म स्पर्शनीय युक्ति से की है। तो ये जो है ये बोधा के बारे में कहा है। तो सी का तीसरा होगा, तब डी का चौथा ही होगा। तो आप देखेंगे तो ये हमारा सही जवाब दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 80 नंबर, और 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संवादों और पात्रों को सुमेलित कीजिए। ए, कोई ऐसी भूमि नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। और बी कह रहा है कि योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, जितना संभव है कि ऐसा न हो उतना ही संभव है कि ऐसा हो। आप देखेंगे 80 नंबर, और 80 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। तो ए देखते हैं ए। तो ए में क्या है, ए थ्री बी का चौथा है, ए थ्री बी का चौथा। तो आप ए का थ्री देखेंगे, बी का चौथा देखेंगे, बी का चौथा देखेंगे। फिर अगला क्या है, ए थ्री बी चौथा, सी टू और डी वन, सी टू और डी वन, ये रहा सी टू और ये रहा डी वन। तो इस तरह से 80 नंबर तक का हो गया। अब बात करेंगे 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूरी और प्रेम निबंध में दिए गए रूपक के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो 81 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए का चौथा बी का दूसरा, ए का चौथा बी का दूसरा, सॉरी ए का पांचवा बी का दूसरा, ए का पांचवा बी का दूसरा। फिर आगे देखेंगे तीसरा का सी का चौथा और डी का तीसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा, ये आप देख लेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में उनके व्याकरणिक कोटियों से सुमेलित कीजिए। इस, तो इस क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। उसके बाद से आप क्या है, और देखिए कोई यहाँ पे क्या अनिश्चयवाचक है। तो अब देखेंगे ए का चौथा, ए का चौथा किस में है, तो ए का चौथा आपको सी और डी में मिल रहा है। तो ये और दो तो पहले खत्म हो गए। फिर देखेंगे डी का तीसरा, तो डी का तीसरा किस में है, इसमें है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 82 का डी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, और 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों के संबंधित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो 83 का हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। 83 जो है वो हम चर्चा करेंगे। और 83 जो है इतिवृत्तात्मकता जो है ना, द्विवेदी युग का है। इतिवृत्तात्मकता किसका है, द्विवेदी युग की बात है। अब बात कर लेते हैं व्यक्तिकता। तो व्यक्तिकता जो है वो छायावाद का विशेषता है। अब बात कर लेंगे निसंगता। तो निसंगता जो है अकविता की है, किधर है अकविता, अकविता। अनुभूति की प्रमाणिकता जो है वो नई कविता है। तो इस तरह से ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, और 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को काव्य दोष के साथ सुमेलित कीजिए। 84 नंबर, तो 84 का सी हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा खुद ही खुद। अब हम बात कर लेते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों को उनकी पुस्तक के साथ सम्मिलित कीजिए। तो लियोटार्ड जो है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, किधर गया, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑफ नॉलेज, इनकी पुस्तक है। तो ए का थ्री देखेंगे, ए का थ्री किस में है, तो ए का थ्री एक में है। अब क्या करेंगे, बी का चौथा, इस तरह से आप मिला लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर, और 86 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ मिलाएं। तो आत्मजयी जो है, आत्मजयी कुंवर नारायण की है। तो आत्मजयी किधर है, कुंवर नारायण की है। इसके बाद से इसी दुनिया में क्या है, बीरेन डंगवाल की है। तो देखेंगे सी का दूसरा, तो सी का दूसरा दो दो ऑप्शन में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब दो दो ऑप्शन में फिर एक और मिलाएंगे अपनी, पहला का तीसरा। तो पहला का तीसरा देखेंगे, तो पहला ए का तीसरा दो दो में है, ए का तीसरा दो दो में है। अब देखेंगे इससे भी क्लियर नहीं हुआ। अगर फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है ना, तो 86 का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, राइट। अब हम बात कर लें 87 नंबर क्वेश्चन, और 87 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके वैचारिक रुझान के साथ सुमेलित कीजिए। तो नाथूराम शंकर जो है ना, वो आपको नव जागरण से रिलेटेड हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की अगर बात कर लेते हैं तो ये गांधीवादी हैं। उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह की अगर बात कर लेते हैं तो ये मार्क्सवाद का प्रभाव इन पर मिलता है।
विजय देव नारायण अगर शाही की बात कर लेते हैं तो ये लोहियावाद हैं। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, और 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गोदान में आए वर्गों को उनके प्रतिनिधि पात्रों के साथ मिलान कीजिए। तो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि कौन है? खन्ना है। पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि किधर गया? ये कौन है? खन्ना है। किधर गया? खन्ना, यहाँ पे। अब करेंगे भूस्वामी वर्ग का प्रतिनिधि, तो ये है राय साहब। किधर है राय साहब? उसके बाद से बौद्धिक वर्ग का प्रतिनिधि की अगर बात कर लेते हैं तो ये मिस्टर मेहता करके हैं। और किसानी छोड़कर मजदूरी की ओर उन्मुख वर्ग का प्रति जो है वो गोबर हो जाता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को कोरिलेट कर लीजिए। अब हम बात कर लेंगे 89 नंबर क्वेश्चन, 89 और से लेकर के जो भी आगे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये तर्क से रिलेटेड हैं और उसके रीजन से रिलेटेड हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन नहीं किया है। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।